हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल वाइटल आयुर्वेदा में। आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि अगर तंत्र का चैप्टर नंबर 21 को हमें वन शॉट पे पढ़ाया जाए। और इस चैप्टर नंबर 21 में हम पूरा चैप्टर नंबर 21 को कवर करेंगे, जिसमें बेसिक्स ऑफ इंजरी, मैकेनिकल इंजरी, फायर आर्म इंजरी, थर्मल और डाउरी डेथ को पढ़ेंगे। देखिए, बुक में बहुत ज़्यादा वास्ट चीज़ें हैं, तो वन शॉट का मतलब ये नहीं कि मैं जो बुक की लैंग्वेज है उसी को पढ़ाऊँगा, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने बहुत अच्छे से नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं। सारी चीज़ें कवर भी हो जाएँगी और जितना एग्ज़ाम्स में आपको लिखना है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको ये लेक्चर वन शॉट में रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे इंजरी के बारे में। तो इंजरी बेसिकली क्या होता है, अगर मैं इंजरी की बात करता हूँ, किसी भी तरीके का फिजिकल डैमेज होना आपकी बॉडी को, चाहे वो वायलेंस के थ्रू है, चाहे वो आपका एक्सीडेंट की है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंजरी कहते हैं। तो एनी फिजिकल डैमेज टू द बॉडी कॉज बाय वायलेंस और एक्सीडेंट और इन और फ्रैक्चर कैन बी कॉल्ड इंजरी। लेकिन इंजरी को जो हमारी आईपीसी है, जब हम इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, तो आईपीसी 44 जो है सेक्शन, वो अलग तरीके से डिफाइन करता है। वो क्या कहता है, आईपीसी कहता है कि किसी भी तरीके का आपको क्या होना, हार्म पहुँचना, चाहे वो आपकी बॉडी है, चाहे वो आपका माइंड है, चाहे वो आपका रेपुटेशन है, चाहे वो आपका प्रॉपर्टी, किसी भी तरीके का हार्म पहुँचना वो कहलाता है इंजरी। तो लीगली अगर हम देखते हैं, एज़ पर आईपी जो हमारा सेक्शन 44 है आईपीसी, वो डिफाइन करता है हार्म कॉज्ड बाय इल्लीगल, कॉज इलीगली टू ए पर्सन, टू हिज बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। किसी की भी माइंड को, किसी की प्रॉपर्टी को, किसी की रेपुटेशन को किसी भी तरीके से इलीगली क्या पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, वो कहता आता है हमारा इंजरी। तो ये हमारा बेसिकली डेफिनेशन हो जाएगी इंजरी की, जो आपको इसी तरह से नोट्स में जो दिया है वही आपको एग्जैक्ट वहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन। तो मेजरली 3 टाइप में क्लासिफाई करते हैं। पहली होती है मैकेनिकल इंजरी, दूसरा थर्मल और तीसरा होता है हमारा फायर आर्म इंजरी। तो हमने इंजरी को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, जिसमें हम मैकेनिकल इंजरी में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एब्रेशन पढ़ेंगे, कंट्यूजन, लेसरेशन, इंसिजन, स्टैबिंग, फायर आर्म, फ्रैक्चर वगैरह। ठीक है, और इसी तरह जब हम फायर आर्म अलग से है, ठीक है, लेकिन इसी तरह हम बात करेंगे थर्मल इंजरी के बारे में। तो हीट की अगर वहाँ पे हो रहा है तो बर्न्स इसका ऑल ड्यू टू कोल्ड, या जिसको हम हाइपोथर्मिया, फ्रोस्ट बाइट वगैरह पढ़ेंगे, केमिकल बर्न्स पढ़ेंगे, रेडिएशन, इलेक्ट्रिक लाइटनिंग और एक्सप्लोजिव बर्न्स इसमें थर्मल इंजरी में काउंट किया जाता है। फायर आर्म इंजरी में क्या होगा, बेसिकली जो आपकी इंजरी किसकी वजह से कॉज हो रही है, बैलिस्टिक्स की वजह से कॉज होती है, उसको हम कहते हैं फायर आर्म इंजरी। तो इंजरी को जो मेजरली क्लासीफाई किया गया वो 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है, मैकेनिकल, थर्मल और फायर आर्म इंजरी। और हमारे सिलेबस में भी हमें इसी तरह से पढ़ना है, मैकेनिकल, फायर आर्म और थर्मल इंजरी को पढ़ना है। लास्ट में हम डॉरी के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो अब लेकिन कुछ और क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे हम बात करते हैं मेडिको लीगल क्लासिफिकेशन के बारे में, और डिपेंडिंग ऑन सीवियरिटी कि कितना ज़्यादा सीवियर है, या तो सिंपल हो सकती है या ग्रीवियस हो सकती है। सिंपल मतलब क्या है कि कोई माइनर इंजरी हो गई तो वो कैसे में आ जाएगी, आपका सिंपल इंजरी में। ग्रीवियस वहाँ पे मतलब क्या है कि आपका बोन वगैरह फ्रैक्चर हो गई, आपकी कहीं पे रप्चर वगैरह है टिश्यू का, तो वो किस में आ जाएगा, आपका ग्रीवियस इंजरी में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका एब्रेशन आ सकता है और यहाँ पे आपका लेसरेशन आ सकता है। एब्रेशन और लेसरेशन क्या होते हैं ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे। अनदर क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है, सुसाइडल है, खुद से कॉज की है, होमिसाइडल किसी ने जानबूझ के मारा, एक्सीडेंटल हो सकता है, या डिफेंस में, या और फॉल्स इंजरी भी हो सकती है। फॉल्स इंजरी किस केसेस में, जैसे कुछ लोग होते हैं कि इसने हमें मारा है लेकिन उसने मारा नहीं होता, एक्चुअली में क्या करता हूँ, फॉल्स इंजरी को वहाँ पे प्रिटेंड करते हैं कि उसने मारा है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन मोमेंट ऑफ डेथ। एंटीमॉर्टम यानी कि जो इंजरी हुई है वो बिफोर डेथ हुई है, डेथ से पहले कोई इंजरी हुई है तो वो एंटीमॉर्टम। अगर वहाँ पे डेथ के बाद किसी ने वहाँ पे इंजरी बनाई है तो वहाँ पे क्या होगा, वो कहलाती है पोस्टमार्टम इंजरी। तो इंजरी आफ्टर डेथ इज नोन एज पोस्टमार्टम इंजरी, और इंजरी बिफोर डेथ इज नोन एज एंटीमॉर्टम इंजरीज। तो इंजरी का इस तरह से हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो अब हम डिटेल में जो हमारा एनसीएसएम ने दिया है वो दिया है हमें मैकेनिकल इंजरी। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया इंजरी का। अब हम बात करते हैं मैकेनिकल इंजरी में। सबसे पहला एब्रेशन। एब्रेशन बेसिकली क्या होता है, स्क्रैच वगैरह जब लग जाती है आपको, घिस जाना। कॉमन लैंग्वेज में मतलब जहाँ पे क्या है, आपकी जो सुपरफिशियल लेयर है, जो एपिडर्मिस है, वही वहाँ पे केवल इन्वॉल्व है। तो इंजरी टू द स्किन रिजल्टिंग फ्रॉम द स्क्रैपिंग अवे ऑफ सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन, केवल क्या है कि आपके सुपरफिशियल लेयर वहाँ पे इन्वॉल्व है, उसको हम कहेंगे एब्रेशन। और एब्रेशन को भी फर्दर क्लासीफाई करते हैं स्क्रैच में, ग्रेज में, प्रेशर एब्रेशन में और इम्पैक्ट एब्रेशन में। इनको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, स्क्रैच में बेसिकली क्या होगा, जैसे आपके किसी ने नाखून वगैरह मार दिया तो वो क्या होगा, स्क्रैच एब्रेशन। ग्रेज मतलब किसी जगह पे, मतलब आप साइकिल से जा रहे थे तो घिस गए आप, तो वो होगा ग्रेज। प्रेशर एब्रेशन मतलब टायर वगैरह चढ़ गया आपके ऊपर, तो वो होगा प्रेशर एब्रेशन। इम्पैक्ट मतलब किसी चीज से जाकर आप टकरा गए, उसके बाद वहां पे क्या हुआ, एब्रेशन बन गया, तो उसको हम कहेंगे इम्पैक्ट एब्रेशन। ठीक है, अब इसका मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या होता है कि मेडिको इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हमें पता चलता है नेचर ऑफ इंजरी कैसी है, सिंपल है, ग्रीवियस है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ ये किस में आती है, जनरली सिंपल होती है। ठीक है, साइट ऑफ इम्पैक्ट की किस कैसा साइट था, कि कहाँ पे लगा, और डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कैन बी आइडेंटिफाई कि कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगी। मान लो अगर इस तरह से निशान है तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, ऐसे फोर्स लगी है, तब जाके क्या हुआ, उसके एब्रेशन के निशान बने हैं। नेचर पता चलता है,
ठीक है, किस चीज़ से बनाया गया है, ठीक है। पैटर्न पता चलता है एब्रेशन का, कि अगर वहाँ पे मान लो ग्रेस है तो क्या पता लगेगा, स्क्रैच है तो कैसे पता लगेगा, प्रेशर है मतलब तो पता लग जाएगा कि प्रेशर मतलब कोई भारी चीज़ से कहीं उसके ऊपर रखा गया एंड देन उसके बाद वहाँ पे उसको इंजरी हुई। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, मेडिको लीगली इसका एक्सपेक्ट बनता है। दूसरा है कंट्यूजन। कंट्यूजन में क्या होता है, बेसिकली जो आपकी ब्लड कैपिलरीज़ हैं वहाँ पे क्या हो जाता है, वो रप्चर हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको डिस्कलेशन देखने को मिलता है। इस तरह का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या हुआ है, जो आपकी कैपिलरीज़ थी, जो आपकी कैपिलरीज़ हैं, ब्लड कैपिलरीज़, वो क्या हुई है, यहाँ पे क्या हुआ है, उनका रप्चर हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे डिस्कलेशन हो गया है, या फिर तुम कह रहे हो पैचेस का फॉर्म हो गया है। तो उसको हम कहेंगे कंट्यूजन, जिसको हम ब्रूस के नाम से भी जानते हैं। तो ये एमसीक्यू का पॉइंट बनता है कि ब्रूस का दूसरा नाम है, कंट्यूजन का दूसरा नाम क्या है, या ब्रूस लिखने को आ जाए, कंट्यूजन लिखने को आ जाए, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कॉज ड्यू टू रप्चर ऑफ ब्लड कैपिलरीज लीडिंग टू डिस्कलेशन या पैच फॉर्मेशन ऑफ द स्किन। तो स्किन पे क्या बन जाएगा, तो डिस्कलेशन होगा या पैच का फॉर्मेशन हो जाएगा। जनरली कॉज किससे होता है, इम्पैक्ट ऑफ अ ब्लंट फोर्स। किसी ब्लंट, एक चीज होती है ब्लंट, एक होता है शार्प। तो शार्प का मतलब क्या है, नोकीला, तीखा, है ना। ब्लंट का मतलब क्या है, जो नोकीला नहीं है, उस तरह से। या इम्पैक्ट हो गया आपका किसी ब्लंट फोर्स से, जैसे पत्थर से जाके टकरा गया, स्टिक से जाके टकरा गया, किसी का मुक्का लग गया, तो उसके टाइम पे अंदर क्या होगा, जो भी स्किन के नीचे जो हमारी कैपिलरीज थी वो रप्चर हो जाते हैं, उसकी वजह से क्या बनता है, कंट्यूजन का फॉर्मेशन होता है। साइज ऑफ कंट्यूजन क्या हो सकता है, वेरी कर सकता है, लार्ज हो सकता है कि और लार्ज है, छोटा है या बड़ा है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा कि इम्पैक्ट एरिया कौन सा है या ऑब्जेक्ट वहाँ पे कौन सा यूज़ किया गया, ठीक है। अब इसके मेडिको लीगल एस्पेक्ट की बात करते हैं, कैसे पता लगता है। अगर ब्रूज कहाँ पर है, ऐसे निशान नोज पे है या माउथ पे, तो क्या है कि स्नोद रिंग, मतलब उसका कहीं ना कहीं गला दबाया गया है, ठीक है। अगर ब्रूज कहाँ पे, नेक वगैरह पे, तो सॉरी उसमें थ्रॉटलिंग, ठीक है। तो यह कैसा हो गया कि या तो ये हो गया स्नूदरिंग का एग्जाम्पल, ये किसका हो गया, थ्रोटलिंग, गला वगैरह दबा के। अगर जेनाइटेलिया वगैरह पे हैं, जेनाइटल वगैरह पे हैं या थाइज वगैरह पे, तो समझो क्या हुआ, उसकी विक्टिम के साथ कहीं ना कहीं क्या हुआ, रेप वगैरह का केस था, ठीक है। अगर ब्रूज कहाँ है, एनस वाले रीजन पे है, तो क्या है, सोडोगैमी। सोडोगैमी मतलब मेल टू मेल वाला है ना, एनल वाला हिसाब है, या वैसा कोई वहाँ पे केस हुआ है, ठीक है। ब्रूज में ऑल्सो गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंजरी एंड द टाइम पास, कितना हो चुका है इंजरी के बारे में, ये सब चीज़ें पता लगती हैं। तो कंक्लूजन में इतना ही लिखोगे अगर जितना आएगा। मोर देन सफिशिएंट नोट्स हैं। नोट्स आपको मेरे जो ऐप है वाइटल आयुर्वेदा ऐप, आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। हमने ये केवल नोट्स, पूरा कंप्लीट अगर तंत्र के नोट्स आपके लिए 99 रुपीज़ में रखे हैं आप, ताकि कभी भी जाके उनको एक्सेस कर सको, उनको डाउनलोड कर सको। नोट्स के लिए आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाके डाउनलोड करना। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेसरेशन क्या होता है, अब देखो लेसरेशन क्या होता है कि स्किन फट जाती है। इसमें क्या होगा कि लेसरेशन में ध्यान रखना है, ब्लंट ऑब्जेक्ट जो मतलब नोकीला नहीं है, तो उससे क्या हुआ, कोई वहाँ पे स्किन है, वो स्किन जो है फट गई वहाँ पे, तो वो कहलाता है लेसरेशन। तो वुंड इन विच स्किन एंड समटाइम्स द डीपर टिश्यू आर टॉर्न, या फट गया, देखो यहाँ पे क्या है, ये फट गया यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे कटा नहीं है, एक होता है कटना, ठीक है, एक होता है कटना। कटने में क्या होगा, निशान बनेगा, पूरा इंसिजन बनेगा। यहाँ पे क्या है, फटा है। तो फटने की वजह से जो इंजरी होती है उसको हम कहते हैं लेसरेशन। और ये भी कैसे हो सकता है, स्प्लिट हो सकता है दो हिस्सों में, स्ट्रेच की वजह से होता है, एवल्जन हो सकता है, टीयर हो सकता है। तुम्हें बस नाम याद कर लेना है, इनके बारे में डिटेल में बुक में दिया है, लेकिन तुम्हें पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। 10 नंबर में अगर केवल मैकेनिकल इंजरी आती है तो मोर देन सफिशिएंट है। अब देखो आप खुद में, मैंने पहले आपको एब्रेशन बताया, उसका मेडिको लीगल एस्पेक्ट बताया, कंट्यूजन बताया, उसका मेडिको लीगल एस्पेक्ट बताया, लेसरेशन बता रहा हूँ, उसका मेडिको लीगल एस्पेक्ट बता रहा हूँ। तो इतना ज़्यादा कुछ रहेगा आपके बारे में लिखने के लिए कि मोर देन सफिशिएंट रहेगी चीज़, ठीक है। मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या होता है, लेसरेशन बेसिकली अगर देखते हैं तो यहाँ पे एक्सीडेंट या असॉल्ट्स के केस में ज़्यादातर मिलते हैं, और सुसाइडल लेसरेशन बहुत ज़्यादा कम होते हैं। क्यों, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होते हैं। दे में इंडिकेट द कॉज ऑफ इंजरी और शेप ऑफ वेपन। तो ये भी पता चलता है कि शेप कैसा था, अगर यहाँ पे कैसा होगा, बेसिकली ब्लंट ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा, ये हमें पता चल जाएगा। दीज आर ग्रीवियस इंजरी। तो जहाँ पे टिश्यू का रप्चर होता है वो कौन सी होती है, ग्रीवियस होती है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टिश्यू इंजरी हुई है और ये हमारे ग्रीवियस इंजरी में रखा जाएगा, ठीक है। एज ऑफ लेसरेशन, तो लेसरेशन में क्या होता है, सबसे पहले ब्लीडिंग होगी इनिशियली, 12 से 24 घंटे बाद ब्लड थोड़ा थोड़ा क्लॉट होना शुरू हो जाएगा, 18 से 36 घंटे बाद क्या हो जाएगा, पस फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, 1 से 2 हफ्ते बाद क्या हो जाएगा, ग्रेनुलेशन होना शुरू हो जाएगा, और 4 से 8 हफ्ते लग जाते हैं इसको हील होने में, जो भी वहाँ पे रप्चर या फ्रैक्चर वगैरह हुआ है। तो ये हमारा किसके बारे में हुआ, ये हमारा हुआ लेसरेशन के बारे में। लेसरेशन के बाद है इंसीजन। इंसीजन बेसिकली क्या है, एक शार्प कट, देखो यहाँ पे आप दिख रहा होगा, यहाँ पे शार्प कट दिख रहा है, और ये बेसिकली किसकी वजह से बना है, शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से बना होगा, ठीक है। तो इट इज अ वुंड प्रोड्यूस बाय शार्प वेपन सच एज ब्लेड, स्कल्पल या ब्लेड्स वगैरह से जो बना है उसको हम क्या कह रहे हैं, इंसीजन वुंड्स कह रहे हैं। और बेसिकली इंसीजन वुंड्स में आप देखोगे ना, जो इसके एजेस होंगे, जो किराने होंगे, वो कैसे होंगे, स्मूथ होंगे, क्लीन कट लगा होगा, देखो यहाँ पे क्लीन कट होगा, एवर्टेड होगा, फ्री फ्रॉम कंट्यूजन। तो यहाँ पे कंट्यूजन नहीं देखने को मिल रहा होगा, ठीक है।
अब हम बात करते हैं इसमें क्या-क्या चेंजेस आते हैं। जब फ्रेश होता है तो वहाँ पे क्या होता है, हेमेटोमा फॉर्मेशन होता है। 12 घंटे बाद क्या हो जाता है, एजेस जो हैं वो रेड होना शुरू हो जाते हैं, स्वेलन होना शुरू हो जाते हैं। 24 घंटे बाद क्या हो जाता है, स्कैब जो है, जो निशान है वो वहाँ पे ड्राई होना शुरू हो जाता है, ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता है। 36 घंटे में क्या होता है, कैपिलरी नेटवर्क बनना शुरू हो जाता है। 2 से 3 दिन में क्या होगा, जो वुंड है वो फिल्ड हो जाता है फिब्रोब्लास्ट वगैरह से, कैपिलरीज़ वगैरह से, वहाँ पे कट जो था सरफेस। 3 से 5 दिन में क्या होता है, फिब्रिल्स जो हैं वहाँ पे बनना शुरू हो जाएँगे, थिकनिंग होना शुरू हो जाएगी और 1 से 2 हफ्ते में क्या हो जाता है, वहाँ पे स्कार का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर आपको वॉइस में भी हो सकता है बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ आ रही हो, तो उसको इग्नोर करना। अब देखो यहाँ पे ये जो है, ये वाली चीज़ जो है, वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं कि आप इसको याद करके जाओ, ठीक है? मैं सजेस्ट करूँगा इसको स्किप कर सकते हो, इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक बात कर रहे हैं, मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स की बात चल रही है। तो मेडिको लीगल एस्पेक्ट में बात करते हैं कि पता चलता है नेचर कौन-सा था वेपन का, शार्प ऑब्जेक्ट बेसिकली पता लगेगा, यहाँ पे शार्प ऑब्जेक्ट से बना है। आइडिया पता चल जाता है कि साइट कौन-सी है, डायरेक्शन कौन-सा है फोर्स का। इस डायरेक्शन में है तो इस ये डायरेक्शन कहीं न कहीं होगी, साइट कहाँ है तो उसके बारे में पता चल जाएगा। ऐज पता लग सकती है, जैसे हमने यहाँ से ऐज अगर मान लो कैपिलरी नेटवर्क कंप्लीट हो चुका है तो मतलब इंजरी को 36 घंटे गुजर चुके हैं, इस तरह से हम पता लगाते हैं। पोजीशन जो है वो इंडिकेट बता सकता है, होमिसाइडल है, सुसाइडल है या एक्सीडेंटल डेथ, वहाँ पे मतलब इंजरी हुई है। इसके बाद है स्टैबिंग। स्टैबिंग का मतलब क्या होता है कि छुरा घोंपना या चाकू घोंप देना, ठीक है? चाकू घोंपना। तो यहाँ पे देखो, तुम यहाँ देख रहे हो घोंपा गया है, मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो यहाँ पे डीप में जाके क्या होगा, निशान मिलेंगे। तो स्टैब वुंड क्या होगा, इंजरी कॉज्ड बाय शार्प पॉइंटेड वेपन व्हेन द शार्प टिप इज थ्रेड्स इन द बॉडी। जो अगर बहुत ज़्यादा शार्प टिप जो है या पॉइंटेड वेपन है, उसको कहाँ पे डाल दिया जाए, घुसा दिया जाए, थ्रस्ट मतलब बॉडी में धसा दिया जाए, उसकी वजह से जो इंजरी हो रही है वो होता है हमारी स्टैबिंग। और अगर बेसिकली स्टैबिंग देखते हो तो इन स्टैब वुंड डेप्थ इज मोर कंपेयर टू ब्रेथ। तो अंदर की जो गहराई होगी, वो ज़्यादा होगी स्टैबिंग वुंड में इन कंपैरिजन टू ब्रेथ। तो देखो चौड़ाई इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन गहराई अंदर तक होगी, डीप गया होगा, ठीक है? अ शार्प पॉइंटेड सिलिंड्रिकल और कॉनिकल इंस्ट्रूमेंट में प्रोड्यूस अ वुंड विद सर्कुलर रिंग। अगर तुमने गोल मान लो इस तरह का गोल लिया है और उसको धसाया तो वहाँ पे सर्कुलर रिंग बन जाएँगी। तो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि जो तुमने कॉनिकल लिया है, पॉइंटेड लिया है, कैसा ऑब्जेक्ट लिया है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जो स्टैबिंग है उसके निशान वहाँ पे बनेंगे। हीलिंग अगर देखते हो तो यहाँ पे स्कार फॉर्मेशन होता है, तभी यहाँ पे हील हो रहा होता है, ठीक है? मेडिको लीगल एस्पेक्ट की बात करते हैं तो स्टैब वुंड जो है बेसिकली वो कैसे होते हैं, सुसाइडल हो सकते हैं और होमिसाइडल भी हो सकते हैं, ठीक है? एकदम से किसी ने छुरा घोंप लिया अपने अंदर, ठीक है? एक्सीडेंटल वुंड्स आर रेयर होते हैं। पोजीशन, नंबर और डायरेक्शन में इंडिकेट कर सकते हैं कि एक्शन कैसा था, सुसाइडल था, एक्सीडेंटल और होमिसाइडल। मतलब मान लो किसी ने पोजीशन और नंबर बार बार घोंपा तो मतलब कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि कैसा था, कि इसको कैसा है, होमिसाइडल का केस है, ठीक है? मतलब उसको जानबूझ के मारा गया और किसी ने अपने बदले के लिए मारा है या फिर ऐसा कुछ वहाँ पे केस रहा होगा, ठीक है? अब वुंड जो है बेसिकली अगर हम बात करते हैं मेडिको लीगल एस्पेक्ट में तो 3 टाइप के अभी मैंने पढ़ाया था, कौन-कौन से, एक्सीडेंटल, सुसाइडल और होमिसाइडल। एक्सीडेंटल मतलब क्या है कि कोई एक्सीडेंटली उसके वहाँ पे इंजरी होगी तो वो होगा एक्सीडेंटल वुंड। सुसाइडल वुंड मतलब क्या है कि सुसाइड करने की टेंडेंसी से बनाए गए जो हैं वो है सुसाइडल। होमिसाइडल मतलब क्या है, किसी ने जानलेवा हमला किया, वहाँ पे क्या है, अदर पर्सन इन्वॉल्व है इंजरी कॉज़ कराने में। तो यहाँ पे क्या है, फॉल अपॉन ए ऑब्जेक्ट, ठीक है? या फॉल अपॉन ए शार्प एज ऑब्जेक्ट, इम्पैक्ट बाय शार्प ऑब्जेक्ट लाइक ग्लास पीस वगैरह। तो ये हो गया हमारा एक्सीडेंटल। सुसाइडल में क्या है, वुंड आर मल्टीपल पैरेलल और सुपरफिशियली देखने को मिलेगा, मोर देन वन मेथड में बी यूज्ड फॉर सुसाइड। इसके बाद है होमिसाइडल। तो डिफेंस वुंड यहाँ पे फाउंड हो सकते हैं क्योंकि वो अपना बचाव करेगा। होमिसाइडल में जब कोई मान रहा होगा तो उस टाइम पे डिफेंस वुंड भी मिल सकते हैं। वुंड आर एट ब्रेस्ट, जेनाइटल और अगर वहाँ पे ऐसे रीजन पे तो वहाँ पे क्या है, कहीं न कहीं सेक्सुअल ऑफेंसेस का केस वहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये हमारी बात हो गई किसके बारे में, हमारी मैकेनिकल इंजरी के बारे में। नेक्स्ट मैकेनिकल इंजरी के बाद बात करते हैं हम फायर आर्म इंजरी। फायर आर्म इंजरी बेसिकली क्या है, मैंने बताया था, अगर वहाँ पे किसका यूज़ किया जा रहा है, बैलिस्टिक्स का यूज़ किया जा रहा है, उसको हम कहते हैं फायर आर्म इंजरी। और यहाँ पे जो ब्रांच है, फोरेंसिक बैलिस्टिक एक ब्रांच होती है जिसमें डील करते हैं हम किसके, इन्वेस्टिगेशन ऑफ फायर आर्म्स या प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम देयर यूज़। उसको हम क्या कहते हैं, फोरेंसिक बैलिस्टिक के नाम से जानते हैं, ठीक है? फायर आर्म इंजरी बेसिकली किससे होती है, फायर आर्म वेपन से होती है, लाइक गन्स वगैरह से जो इंजरी होती है उसको हम कहते हैं फायर आर्म इंजरी। अब फायर आर्म इंजरी में जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो कौन-कौन से होंगे, टाइप ऑफ फायर वेपन कौन सा यूज़ किया गया है, टाइप ऑफ जो कार्टेराइज है वो कौन सा यूज़ किया गया है, प्रोजेक्टाइल कितना था, रेंज ऑफ फायरिंग करीब से मारा गया है क्या, पास से एंगल कैसा था, टाइम कितना था, पार्ट ऑफ बॉडी स्टक कहाँ पे वो जो रुकी है, तो वो सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। हमें क्या याद करना होगा, बेसिकली फायर आर्म इंजरी में हमें याद करना होगा एंट्री वुंड और एग्जिट वुंड। मान लो किसी की आपने गोली मारी फॉर एग्जांपल, है ना? तो ये है एंट्री वुंड, ये है एग्जिट वुंड। तो ये है एग्जिट वुंड, यहाँ पे निकलेगा, यहाँ से एंटर क्या होगा, एंट्री वुंड। तो अगर तुम देखोगे जो एंट्री वुंड है वहाँ पे साइज स्मॉलर देन डायमीटर ऑफ द बुलेट। तो देखो अगर साइज जो देखोगे वो कैसा होगा, स्मॉलर होगा देन द डायमीटर ऑफ बुलेट। जो बुलेट का डायमीटर उससे छोटा साइज होगा, ठीक है? एग्जिट वुंड में क्या होगा, जो साइज होगा वो कैसा होगा, लार्जर होगा देन द डायमीटर ऑफ बुलेट।
एजेस क्या होंगे, इन्वर्टेड होंगे, यहाँ पे इवर्टेड होंगे, अंदर की तरफ जैसे होंगे। तो देखो यहाँ पे जैसे गया है ना, तो यहाँ पे ये मान लो ये किसी के इंजरी थी तो अंदर की तरफ ये धस गया, ये इन्वर्टेड, ठीक है। और यहाँ से बाहर निकल रही है गन, बाहर गोली निकल रही है, और तो जो ये इंजरी होगी, ये जो हमारे एजेस होंगे वो कहाँ होंगे, बाहर की तरफ होंगे। तो इसमें कहाँ मिलेगा, इन्वर्टेड, और इसमें कैसे मिलेंगे, इवर्टेड। एब्रेशन और ग्रेस जो है कॉलर में प्रेजेंट होगा, यहाँ पे एब्सेंट होगा। बर्निंग या ब्लैकनिंग जो है या टैटनिंग वहाँ पे यहाँ पे मिल सकती है, यहाँ पे एब्सेंट होगी, ठीक है। ब्लीडिंग देखोगे यहाँ पे कम मिलेगी, यहाँ पे वो बहुत ज्यादा मिलेगी। तो यहाँ से एंटर किया है, वो ब्लड वेसल को रप्चर करते हुए बाहर की तरफ निकलेगा, तो बाहर की तरफ ही ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। फैट एक्सट्रूजन मतलब फैट बाहर निकलना, ऐसा क्या समझेगी कि फैट बाहर निकल के आ रहा है। तो जहाँ पे एंट्री वूंड पे ऐसा नहीं लगेगा, लेकिन एग्जिट वूंड पे हो सकता है कि वहाँ पे तुम्हें फैट का एक्सट्रूजन मिले, फैट बाहर आता हुआ दिखे, ठीक है। चेरी रेड यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे एब्सेंट होगा। जो लेड की रिंग है वो यहाँ पे हो सकती है प्रेजेंट रहे, लेकिन एग्जिट वूंड में प्रेजेंट नहीं रहती है, ठीक है। तो हमें ये बेसिकली याद करना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है फायर आर्म इंजरी में। अब फायर आर्म इंजरी का मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या होता है, सुसाइड बाय फायर आर्म इज सीन कॉमनली इन मेल। तो मेल में ज्यादातर देखा जाता है कि फायर आर्म को यूज करके सुसाइड किया गया। वो वेपन इज बेसिकली कहाँ पाया जाता है, और उनके हाथ में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि कैडेवरिक स्पाज्म की वजह से वो हाथ में ही रह जाता है। एक्सीडेंटल फायर आर्म इंजरी बहुत ज़्यादा कम ही से होता है। और वन वुंड ऑफ एंट्री प्रेजेंट एंड वुंड ऑफ एंट्री एब्सेंट। मान लो वुंड ऑफ एंट्री तो प्रेजेंट है, घाव का जहाँ से बुलेट एंटर की तो उसका तो निशान है, लेकिन एग्जिट का निशान नहीं है। तो ऐसा क्या हो सकता है कि जो बुलेट थी वो कहीं ना कहीं बॉडी के टिश्यू में रह गई, तभी बाहर निशान नहीं बना। या बुलेट में भी थ्रू आउट द थ्रू नेचुरल ऑरिफिस थ्रू वॉमिट और कफ और फीवर। जो बॉडी जो ब्लड थी वो कहीं ना कहीं क्या हुआ, जो हमारे नेचुरल ऑरिफिस हैं या फिर हमारे वोमिटिंग वगैरह उसके थ्रू बाहर निकल गई। तो मतलब केस क्या है कि जो तुम्हें एंट्री वूंड तो मिलेगा, लेकिन एग्जिट वूंड नहीं मिल रहा। तो क्या है कि कहीं ना कहीं बुलेट क्या है अंदर है, या तो उसको क्या हुआ है किसी कफ वगैरह फीकल वगैरह फीसेस वगैरह के साथ उसको बाहर निकाल दिया गया। ये हमारा मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस था फायर आर्म इंजरी में। अब हम बात करते हैं थर्मल इंजरी। तो थर्मल इंजरी क्या होता है, थर्मल का मतलब होता है हीट, ठीक है। हीट की वजह से जो इंजरी है, अगर वहाँ पे टेम्परेचर कम है उसकी वजह से इंजरी हो है, तो उसको हम कहते हैं हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया क्या कहेंगे, हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया मतलब कि बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो गया उसकी वजह से इंजरी हुई, तो हाइपोथर्मिया। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है उसकी वजह से इंजरी हो रही है, वो कहलाएगा हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया मतलब ये हीट इंजरी होगी, हाइपरथर्मिया ये कैसे होगी, कोल्ड इंजरी होगी। तो यहाँ पे थर्मल इंजरी दो टाइप की होती है। तो टिश्यू इंजरी ड्यू टू अपीयरेंस ऑफ हीट और कोल्ड इन एन एनी फॉर्म टू द एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी सर्फेस, वो कहलाता है थर्मल इंजरी। अब ये थर्मल इंजरी दो टाइप की, हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया। हाइपोथर्मिया क्या है, एक्सपोजर टू कोल्ड प्रोड्यूस हाइपोथर्मिया विच इज डिफाइंड एज कोर टेम्परेचर बिलो 35 डिग्री। अब कोर टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर 35 से नीचे जा रहा है, उसकी वजह से जो इंजरी हुई है उसको कहेंगे हाइपोथर्मिया। और हाइपोथर्मिया में बेसिकली क्या देखने को मिलता है, ट्रेंच फूड, फ्रॉस्ट फाइट, ये हमें बेसिकली देखने को मिलता है। ट्रेंच फूड्स का दूसरा नाम क्या होता है, इमर्शन फूड के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली कब होते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपोजर में आ जाते हो कोल्ड के, लाइक वहाँ पे टेम्परेचर 5 to 8 डिग्री सेल्सियस था, मॉइस्ट इंजरी टाइप की इंजरी होती है यहाँ पे। और बेसिकली किस में देखा जाता है, सोल्जर्स में देखा जाता है, जहाँ पे पोस्टिंग जिनकी जहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है उस एरिया में अगर वहाँ पे हुई है, तो इस तरह के यहाँ पे तुम्हें फूड्स देखने को मिलते हैं। तो ट्रेंच फूड मतलब बेसिकली क्या है कि क्या है कि यहाँ पे फूड कैसे हैं, मॉइस्ट इंजरी है ये, यहाँ पे कहते हैं मॉइस्ट टाइप की इंजरी है, ये है मॉइस्ट इंजरी, ठीक है। किसकी वजह से हो रही है, ड्यू टू कोल्ड। इसके बाद है फ्रोस्ट बाइट, ये हमारी कैसे होती है, ड्राई इंजरी होती है, और ये भी कोल्ड की वजह से होती है, ड्राई है। और ये हमारी जो हमारा ट्रेंच फूड था वो था हमारा मॉइस्ट इंजरी। तो ये ड्राई कोल्ड इंजरी होती है। एक्सट्रीमिटी ऑन ऑल्सो नोज ईयर वगैरह भी वहाँ पे हो सकते हैं, कैन नॉट बी कॉज्ड पोस्टमार्टम, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं यहाँ पे देखो, हेमोरेजिक पेनक्रियाटाइटिस, निमोनिया, अल्सर्स, ठीक है। और अल्सर किसके, और फीकल हेमोरेज हो सकता है जीआईटी में, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो सकता है, माइकोआर्डियल फाइबर नेक्रोसिस जो हमारे टिश्यू हैं हार्ट के उनकी डेथ हो सकती है। सारे कॉम्प्लिकेशंस बेसिकली तुम्हें कोल्ड इंजरी में देखने को मिल जाएंगे। पोस्टमार्टम चेंजेस क्या रहेंगी हाइपोथर्मिया में, तो एक्सटर्नली क्या देखने को मिलेगा, तो पैचेस मिलेंगे पिंक से ब्राउनिश कलर के वहाँ पे, या पिंक डिस्कलेशन हो सकता है एक्सटर्नल सरफेस में। पोस्टमार्टम स्टेनिंग अगर तुम देखो पिंक ब्राइट कलर के हो सकते हैं वहाँ पे, एंटीमोर्टम बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन, ठीक है। एंटीमोर्टम मतलब पहले कहीं इंजरी हुई है, तो यहाँ पे क्या मतलब क्या है, पोस्टमार्टम स्टेनिंग इज अगर पहले की इंजरी हुई है, मतलब कि एंटीमोर्टम मतलब बिफोर डेथ, बिफोर डेथ अगर है तो वहाँ पे कैसा मिलेगा, पिंक और ब्राइट रेड कलर का स्टेनिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। ये बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। इंटरनली क्या मिलेगा, ब्लड मिलेगा ब्राइट रेड कलर का, ट्रैकिया में जो है फ्रॉथ मिलेगा जमा हो, जैसे झाग वगैरह हो सकते हैं, सेंगियस फ्लूइड मिल सकता है, लंग जो है कंजेस्टेड होंगे, एडिमेटस होंगे, स्वेलिंग हो जाएगी, वहाँ पे हिमोरेज हो सकता है। हार्ट क्या होगा, डायलेटेड हो सकता है, राइट एट्रियम का और वेंट्रिकल का। स्टमक में क्या होगा,
विस्किन्स की स्पॉट्स वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। किडनी क्या हो सकती है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो सकता है, मतलब किडनी के जो टिश्यूज़ हैं वहाँ पे डेथ हो सकती है उनकी। लीवर स्प्लीन में देखोगे वहाँ पे कंजेस्टेड फैटी चेंज मिलेंगे लीवर में, या वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड स्प्लीन मिलेगा। मसल्स देखोगे तो वहाँ पे हेमरेज हो सकता है कोर्स में, ठीक है। पैनक्रियाज अगर देखोगे तो हेमरेज हो सकता है बेसिकली पैरेन्काइमा, और जो हमारे म्यूकोसा है पैनक्रियाटिक डक्ट का, वहाँ पे इस तरह के सारे बेसिकली अगर तुम याद रखते हो तो तुम्हें याद रखना है कि वहाँ पे क्या होगा, नेक्रोसिस ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और यह हेमोरेज वाली कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है हाइपोथर्मिया में। सेल की डेथ हो जाएगी, उस वजह से वहाँ पे नेक्रोसिस वगैरह ये ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं पोस्टमार्टम स्टेनिंग के बारे में। तो पोस्टमार्टम स्टेनिंग में क्या मिलेगा, ब्राइट पिंक ब्लड मिलेगा, फैट नेक्रोसिस ऑफ पेनक्रियाज, ठीक है। विस्किन से स्पॉट कहाँ देखने को मिलते हैं, स्टमक में बताया। ट्रैकिया में क्या मिलेगा, फ्रोथ और सेंगियस फ्लूइड मिल सकता है। लंग्स कैसे मिल सकते हैं, कंजेस्टेड एडिमा भी बताया, ठीक है। और यहाँ पे हार्ट कैसा होगा, डायलेशन हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा आपका राइट एट्रियम, आपका वेंट्रिकल। तो ये हो गया हमारा कोल्ड इंजरी। इतना ही अगर आपको कोल्ड इंजरी में लिखने को आता है तो इतना ही लिखना है, मोर देन सफिशिएंट है, 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग इतना ही लिखना रहेगा। इसके बाद हमारी हीट इंजरी। हीट इंजरी को हम क्या कहते हैं, हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया मतलब क्या है, जो बॉडी का कोर टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर चुका है, उसकी वजह से जो इंजरी हो रही है वो है हमारी हीट इंजरी। अब बेसिकली इसमें सबसे पहले आता है हमारा हीट क्रैम्प। हीट क्रैम्प हम क्या कहते हैं, इसको हम मिनरल माइनर्स या स्ट्रोकर्स या फायर आर्म क्रैम्प्स भी कहते हैं। बेसिकली फायर आर्म्स कहाँ वर्क करते हैं, जो फायर आर्म वर्कर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जहाँ पे इंक्रीज होता है वहाँ पे जाके वर्क करते हैं। तो उनको बेसिकली क्या होता है, उनकी बॉडी में जो फ्लूइड है उसका जो अंदर इलेक्ट्रोलाइट है या बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसमें क्या मिलता है, डिप्लेशन देखने को मिलता है। इसी वजह से उनको क्या आता है कि बॉडी में क्रैम्प्स आते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, हीट क्रैम्प्स कहते हैं। ऑल्सो नोन एज माइनर्स स्ट्रोकर्स या फायर आर्म्स क्रैम्प्स के नाम से जाते हैं। जो माइन में वर्क करते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा, ठीक है, या फिर फायर आर्म्स जो वर्कर हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से क्या होगा, जो उनकी बॉडी में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट है उसका डिप्लेशन हो जाएगा, कमी हो जाएगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, उन्हें क्रैम्प्स आने लगे। यूजुअली अगर इन वर्कर्स बेसिकली किस में मिलते हैं, जो वर्कर हाई टेम्परेचर में वर्क करते हैं। व्हेन स्वेटिंग हैज बीन प्रोफ्यूज, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स जो है फ्लूइड है वो सब निकल जाएगा, उसकी वजह से क्रैम्प्स देखने को मिलता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, बेसिकली सीवियर और पेनफुल वहाँ पे पैरोक्सिमल स्केलेटल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन को हम कहते हैं क्रैम्प, मतलब बहुत ज़्यादा मसल खींची खींची रहेगी, ठीक है। सीवियर मसल्स स्पाज्म होगा, लास्टिंग कितनी देर तक रह सकता है, 1 से 3 मिनट। फेस कैसा होगा, फ्लैश लटका मुरझाया हुआ सा होगा। पिपल जो है डायलेटेड होंगे। पेशेंट क्या करेगा, कंप्लेन करेगा डिजीनेस, चक्कर वगैरह की। टेनाइटिस मतलब कान में ऐसा सुनेगा कि आवाज़ आ रही है, हेडेक हो सकता है, वोमिटिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। स्किन कैसी रहेगी, बेसिकली मॉइस्ट मिलेगी और कूल मिलेगी। बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर सकता है और नॉर्मल भी रह सकता है। ये हमारा करेक्टरिस्टिक है किसके, हीट क्रैम्प्स। इसके बाद है हीट स्ट्रोक। तुम्हें पता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है जैसे गर्मियों के टाइम पे होता है, उसको हम कहते हैं हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक बेसिकली क्या है, हाइपर पायरेक्सिया, बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सन स्ट्रोक और थर्मिक फीवर भी कह सकते हैं। मोस्ट कॉमन हाइपरथर्मिया इसको ही हम कहते हैं। ऑल्सो कॉल्ड लू, जिसको हम क्या कहते हैं, लू भी के नाम से जानते हैं। लू है ना, लू चल रही है कहते हैं, गर्मी में लू चल रही है। तो गर्मी में क्या होता है कि जो हीट स्ट्रोक में बेसिकली क्या होता है, जो तुम्हारे कोर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, तुम्हें स्ट्रोक्स आते हैं। एक्सट्रीमली हॉट स्किन हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्टेड डेलीरियम और कंफ्यूजन वाली स्टेट भी हो सकती है। जैसे तुम सुनते हो गर्मियों में कि लू से इतने लोगों की मौत है, ये इसी वजह से होता है, ठीक है। प्रेजेंट हो सकती है एक या दो से ज़्यादा फॉर्म में। अब बेसिकली अगर हम बात करते हैं, पहली फॉर्म है क्लासिक और दूसरी है एक्सेप्शनल। क्लासिक बेसिकली देखी जाती है उन पेशेंट में जिनका हीमोस्टैटिक मैकेनिज्म जो है, हीमोस्टैसिस जो है वो कंप्रोमाइज है। मतलब बॉडी हीमोस्टैसिस आपने पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी में हर चीज़ को रेगुलेट किया जाता है, तो वो अगर उनका काम है कॉम्प्रोमाइज है तो उनमें बेसिकली कह सकते हो कि क्लासिक टाइप का हीट स्ट्रोक हुआ है। एक्सटर्शनल है बेसिकली क्या आता है कि हेल्दी पर्सन था, उसमें बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक्सेशन हो गया, थर्मल बहुत ज़्यादा ऐसा इन्वायरमेंट था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, उसकी वजह से वहाँ पे अगर हीट वहाँ पे आया है स्ट्रोक, तो उसको हम कहेंगे एक्सेशनल। तो एक्सेशनल मतलब क्या है कि हेल्दी था पर्सन, लेकिन वहाँ पे बेसिकली क्या हुआ कि जो हमारा टेम्परेचर था बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था, या बहुत ज़्यादा वहाँ पे हीट थी, उस वजह से वहाँ पे उसको हुआ, तो वो क्या होगा हमारा एक्सेशनल। तो यहाँ पे दो टाइप हो गए, क्लासिक और दूसरा है एक्सेशनल। क्लिनिकल फीचर्स अगर देखोगे तुम हीट इंजरी में, तो हीट इंजरी में बेसिकली क्या होगा, प्रोड्रोमल सिम्टम्स मतलब क्या है, सबसे कॉमन जो मिलेंगे, डिजीनेस मिलेगा, वीकनेस, नोजिया, वोमिटिंग, इरिटेशनल बिहेवियर ये मिलेगा। स्किन कैसी मिलेगी, हॉट मिलेगी, टैकीकार्ड, इंक्रीज हार्ट रेट, हाइपर वेंटिलेशन। बीपी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा एवरी स्टेज, लेकिन बाद में क्या करेगा, हाइपोटेंशन आ जाएगा। पहले तो बहुत ज़्यादा बीपी इंक्रीज करेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे डिक्रीज करने लगेगा। पिपल कैसे रहेंगे, कॉन्स्ट्रक्टेड रहेंगे या कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाएंगे, जो आंखों के पिपल हैं वो कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाएंगे। पोस्टमार्टम बेसिकली अगर देखोगे तो लंग्स कैसे मिलेंगे, कंजेस्टेड मिलेंगे, इंट्राथोरेसिक पेटी के, मतलब वहाँ पे चकते इस तरह के थोड़े थोड़े ब्लड के डॉट्स मिलेंगे। जो लीवर है, जो हमारा लंग्स है, उसमें डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिखेगा, ऐसा लगेगा कि खून कहीं कहीं जम गया। हीट स्ट्रोक में बेसिकली हीट हार्ट में देखोगे, सॉरी,
जो हमारी सब एंडोकार्डियल हेमोरेज, एंडोकार्डियल कार्डिनल हेमोरेज, जो हमारी कार्डियक मसल है वहाँ पे हेमोरेज मिलेगा। ब्रेन में देखोगे कंजेस्टेड होगा और एडीमा मिल सकता है तुम्हारे ब्रेन के अंदर, ठीक है। इसके बाद ये तो हमारा किसका हुआ, हमारा हीट स्ट्रोक का, ठीक है। हीट स्ट्रोक के बाद तीसरा है हमारा हीट क्रैम्प। तो हीट क्रैम्प बेसिकली क्या होता है, इसको हम हीट प्रोस्ट्रेशन के भी नाम से जानते हैं, कि अचानक से खड़ा खड़ा आदमी कोलैप्स कर गया, किस वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। तो सडन वेस्कुलर कोलैप्स, वेस्कुलर कोलैप्स इन अ पर्सन हु सडनली एंटर इनटू अ एरिया ऑफ एक्सेसिव टेम्परेचर। वेस्कुलर कोलैप्स मतलब जो ब्लड वेसल्स हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं वो एकदम से कोलैप्स हो गए, मतलब सिकुड़ गई। क्यों कि मान लो कोई पेशेंट बहुत कोई एक पर्सन था, वो कहाँ पे गया कि एक ऐसे एरिया में गया बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर, तो क्या होगा तुम्हारी जो वेसल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एकदम से कोलैप्स कर जाएंगी, एकदम से सिकुड़ जाएंगी। तो उस वजह से जो होता है वो होता है हीट सिनकॉप, ठीक है। इसमें इतना नहीं मिलता है कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज देखने को नहीं मिलता। सिम्टम्स क्या रहेंगे, जो पेशेंट है वो गिडी फील करेगा, सिक फील करेगा, नोजिया डिजीनेस रहेगा, पेल फेस रहेगा, पल्स जो है बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी, जाहिर सी बात है जब उसकी जो वेसल्स हैं वो कोलैप्स कर चुके हैं, जो पल्स है वो बहुत ज़्यादा वीक रहेगी और फेबल रहेगी, मतलब ऐसा फील ही नहीं होगी। बीपी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, लेस देन 100 mmHg चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो उसकी वेसल्स हैं वो कोलैप्स कर चुकी हैं। तो ये हमारा हीट सिनकॉप। अब बात करते हैं हम हीट, इसमें कभी कभी जो छोटा सा क्वेश्चन बनता है वो बनता है अलग से बर्न्स के बारे में। तो बर्न्स क्या होते हैं, बेसिकली इंजरी होती है किसकी वजह से, जो हीट है उसकी वजह से, या फिर किसी केमिकल की वजह से, या फिजिकल एजेंट की वजह से, जिसमें क्या होता है हमारा छाले वगैरह बन जाते हैं, वही सब चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे। तो बर्न क्या है, बेसिकली एक इंजरी है कॉज बाय हीट और बाय केमिकल और एनी फिजिकल एजेंट हैविंग एन इफेक्टिव सिमिलर इफेक्ट टू हीट। किसकी तरह दे रहा है, हीट की जैसा सिमिलर इफेक्ट दे रहा है। किस वजह से होती है, बेसिकली हीट की वजह से या केमिकल या फिजिकल एजेंट्स की वजह से, तो वो है हमारा बर्न। तो टाइप ऑफ बर्न कैसे होते हैं, पहला होता है कॉन्टेक्ट बर्न। मान लो किसी गर्म ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में आ गए, उसकी वजह से वहाँ पे निशान पड़ गया, बर्न्स हो गया, ठीक है। तो फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन बॉडी एंड हॉट ऑब्जेक्ट, मान लो तुम्हारी बॉडी किसी एक गर्म चीज़ की, मान लो तुमने गर्म तुम्हारा कोई घर में बर्तन था या फिर गर्म रॉड थी पानी वगैरह की, तुमने उसका हाथ लगा दिया, तो उसकी वजह से जो वो होगा हमारा कॉन्टेक्ट बर्न। तो यहाँ पे ब्लिस्टर्स बन जाएंगे, छाले बन जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, विद एरिदीमा, एरिदीमिया होगा, और एरिदीमा होगा मतलब इन्फ्लेमेशन होगा कॉरेस्पॉन्डिंग टू द शेप एंड साइज ऑफ द एजेंट, जो तुमने यूज किया है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे तुम्हें ब्लिस्टर्स का, छालों का फॉर्मेशन होना मिलेगा। फ्लेम बर्न क्या है, मतलब डायरेक्टली तुम किसी एक आग जल रही थी उसके सामने बिल्कुल आ गया, तो वो है फ्लेम्स। कॉन्टेक्ट ऑफ बॉडी टू फ्लेम्स प्रोड्यूस क्या होगा, यहाँ पे वेसिकेशंस होगा, साइनिंग ऑफ हेयर, सिंगिंग ऑफ हेयर्स एंड ब्लैकनिंग ऑफ स्किन। तो वहाँ पे जहाँ पे भी फ्लेम्स आएंगी वहाँ पे बाल जल जाएंगे, जो स्किन है वो जल जाएगी, ठीक है। स्कार्स बेसिकली क्या होता है, किसी गर्म पानी की या गर्म लिक्विड वगैरह के बाद में आने के बाद जो वहाँ पे निशान बनते हैं उसको हम कहते हैं स्कार्स। रेडिएंट हीट बर्न क्या होगा, किसी वजह से हीट वेव्स की वजह से जो हुआ है। आयनाइजेशन रेडिएंट बर्न मतलब एक्सरे वगैरह, यूवी रेज वगैरह की होती है। सन बर्न जिसको हम कह सकते हैं, तो वो है हमारा आयोनाइजिंग रेडिएशन बर्न। तो कॉज बाय एक्सरे एंड यूवी रेज बर्न वेराइज फ्रॉम रेडनेस ऑफ स्किन टू डर्मेटाइटिस टू शेडिंग ऑफ हेयर या एपिडर्मिस एंड पिगमेंटेशन ऑफ सराउंडिंग स्किन। तो डिफरेंट मतलब ये क्या करेगा, वेराई करेगा कि या तो स्किन में डर्मेटाइटिस हो सकता है, इन्फ्लेमेशन वगैरह हो सकता है, शेडिंग हेयर, जो बेसिकली जो हेयर हैं वो शेड हो सकते हैं, ठीक है। एपिडर्मिस हो सकता है, ये वहाँ पे निशान सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। केमिकल बर्न बेसिकली क्या होगा, किसी केमिकल के उसमें आ गए तुम कांटेक्ट में, लाइक एसिड्स के, अल्कलाई के, वेसिकेंट्स वगैरह, तो वहाँ पे वेसिकल बन जाएंगे, ब्लिस्टर बन जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक या लाइट वगैरह, मान लो तुम जा रहे थे कहीं पे तो एकदम से आसमान से बिजली गिर गई, या फिर इलेक्ट्रिक सीधा सीधा की लाइट की वजह से जो हमारा है उसकी वजह से इंजरी होना, ठीक है। माइक्रोवेव बर्न बेसिकली किसकी वजह से हो रहा है, वेव क्रिएटेड हीट थ्रू मॉलिक्यूलर एगिटेशन। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के बर्न्स हमने पढ़े। अब जो हमारा बर्न्स है उस पे क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न जो है वो बेसिकली याद कर लेना, दो के अकॉर्डिंग याद कर लेना, डुपिटेंस के अकॉर्डिंग और विल्सन के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने क्या किया, 1 डिग्री 6 डिग्री में क्लासीफाई किया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 5 6 डिग्री। और इसी को विल्सन ने कहा कि अगर एपिडर्मिस इन्वॉल्व है तो 1 डिग्री कहेंगे, एपिडर्मल भी है तो भी 2 डिग्री रहेगा, डर्मो एपिडर्मिस, डर्मिस भी इन्वॉल्व है और एपिडर्मिस भी इन्वॉल्व है तो 3 डिग्री, डर्मो एपिडर्मल बहुत में भी क्या रहेगा, 4 डिग्री तक हो सकता है। अगर डीप चला गया तो 5 डिग्री और 6 डिग्री रहेंगे। अब ये पता कैसे लगेगा, केवल वहाँ पे क्या है, एरिदीमिया है, वेसिकेशन बना है, ठीक है, ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो, तो 1 और 2 डिग्री में हम उसको रखेंगे। डिस्ट्रक्शन अगर हो चुका है सुपरफिशियल स्किन लेयर तो 3 डिग्री में रखेंगे। डिस्ट्रक्शन हो चुका है स्किन का और इंक्लूडिंग डर्मिस भी है इन्वॉल्व है तो 4 डिग्री हम इसको कह सकते हैं, डर्मो एपिडर्मल कह सकते हैं। डिस्ट्रक्शन हो गया अगर किसी का डीप फेशिया मसल्स का, ठीक है, तो वहाँ पे 5 डिग्री कह सकते हैं, हम उसको डीप बर्न कहेंगे, ठीक है। कंप्लीट वहाँ पे चेयरिंग हो चुकी है तो वहाँ पे, और जो वेसल्स वगैरह है, नर्व वगैरह है वहाँ पे, बोन्स वगैरह वो सब की वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो चुका है तो हम कहेंगे 6 डिग्री बर्न। विल्सन के अकॉर्डिंग क्या कहेंगे, हम इसको डीप बर्न कह देंगे। अब बर्न रूल ऑफ 9, इस पे एमसीक्यू पिछली बार पूछे गए थे बहुत ज़्यादा और ये इंपॉर्टेंट भी रहेगा। तो रूल ऑफ 9 क्या कहता है कि अगर
कहीं पे बर्न हुआ है मेजरली तो 9% हेड पे देखने को मिलता है, 9% चेस्ट पे, 9% एब्डोमेन पे, 9% अपर बैक, 9% लोअर बैक, 9% एंटीरियर लेग और 9% पोस्टीरियर लेग। इसी तरह 9% मिलेगा तुम्हारा आर्म पे और 1% तक मिलता है तुम्हें जेनाइटल और पेरिनियम पे। तो ये तुम देख रहे हो कि अगर मान लो ये, अगर हम क्या कहेंगे कि बर्न को किस तरह क्लासिफाई करेंगे, अगर फ्रंट एरिया इन्वॉल्व है और तो हम कहेंगे 9%, ठीक है, चेस्ट अगर इन्वॉल्व है। अगर पीछे भी इन्वॉल्व है, अपर अपर बैक इन्वॉल्व है, तो हम कहेंगे 18% यहाँ पे बर्न हुआ है, ठीक है। अगर फ्रंट केवल बैक है, जो है हमारी एब्डोमेन इन्वॉल्व है, तो हम कहेंगे 9%। अगर पीछे भी लोअर बैक इन्वॉल्व है, तो हम कहेंगे 18% बर्न। तो मतलब हम बताते हैं कि कितने परसेंट वहाँ पे बर्न हुआ है। जैसे मान लो किसी का केवल जेनाइटल रीजन ही वहाँ पे इन्वॉल्व है किसी तरीके से बर्निंग में, तो हम कहेंगे 1% बर्न है, ठीक है। और अगर मान लो किसी का आगे वाला एरिया एंटीरियर एरिया है लेग का, ठीक है, लेग का इंटीरियर एरिया, तो मैं कहूँगा 9% वहाँ पे बर्न मिला है। इस तरह से हम क्या करते हैं, बर्न को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। ये हमारा रूल ऑफ 9 है, इसको याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। मेडिको लीगल एस्पेक्ट बेसिकली बात करते हैं बर्न में, तो बर्न्स डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर: डिग्री ऑफ हीट कितना था, ड्यूरेशन कितना था, एसिस साइज कितना था बर्न का, साइट कौन सी थी। अभी जैसे साइट पे बताया ना कि अगर मान लो आर्म का एंटीरियर एंटीरियर है, एंटीरियर रीजन है किसका, लेग का, तो कितना परसेंट बोलोगे, 9%। अगर पोस्टीरियर भी इन्वॉल्व है, एंटीरियर प्लस पोस्टीरियर दोनों इन्वॉल्व है, तो क्या कहोगे, 18% बर्न हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम साइड के अकॉर्डिंग बात करते हैं। एज के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन और एल्डरली आर मोर सस्पेक्टेबल होते हैं। सेक्स की बात करते हैं तो वुमेन बहुत ज़्यादा सस्पेक्टेबल होती है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉमन इनमें देखने को मिलता है। ये हमारा मेडिको लीगल एस्पेक्ट हो। अब हम एक्सटर्नल फाइंडिंग पोस्टमार्टम वगैरह में क्या देखेंगे, तो क्लोथिंग पे देखते हैं कि वहाँ पे कहीं भाई उसके पे कैरोसिन वगैरह का तो प्रेजेंस नहीं है, पेट्रोल वगैरह का या अदर कोई वहाँ पे बर्निंग सब्सटेंस का वहाँ पे प्रेजेंस तो नहीं है, ठीक है। फेस देखेंगे डिस्टॉर्टेड है या स्वेलन है। स्किन देखेंगे वहाँ पे owing to the effect of heat on blood their veins stand out giving a मार्बल अपीयरेंस। तो स्किन में क्या मिलेगा, जैसे जैसे मार्बल होता है तुम्हारा, उस तरीके का अपीयरेंस मिलेगा। साइड डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे हम बात करेंगे किस तरह से बर्निंग हुआ है, ठीक है। ब्लिस्टर्स क्या, या तो कैसे हो सकते हैं वहाँ पे डिटरमाइन करेंगे, रप्चर्ड हैं या कोलैप्स्ड हैं, ठीक है, या फ्लूइड फिल्ड हैं, ठीक है, या विदाउट फ्लूइड फिल्ड हैं, या पगलिस्टिक एटीट्यूड, यहाँ पे देखेंगे बॉक्सिंग, फ्रेंचिंग और डिफेंडिंग एटीट्यूड ड्यू टू हीट स्टिफनेस, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है एक्सटर्नल फाइंडिंग में। अब हम बात करते हैं इंटरनल फाइंडिंग में। इंटरनल फाइंडिंग में क्या-क्या मिलता है, जो स्कल है, सॉरी, जो हमारा स्कल है वो क्या मिलेगा, फ्रैक्चर मिलेगा वहाँ पे इंटेंस हीट की वजह से, वहाँ पे सूचर जो है एक्स्ट्राडर्मल हेमाटोमा मिलेगा, ठीक है। ब्रेन में अगर देखोगे कंजेशन मिलेगा और स्वेलिंग मिलेगी। नेक में अगर देखोगे जो हेमरेज है वहाँ पे हो सकता है, नेक में हेमरेज हुआ रूट ऑफ टंग में और नेक की मसल्स में। लेरिंग्स और ट्रैकिया में क्या मिल सकता है, कार्बन्स मिल सकते हैं या रूट पार्टिकल मिल सकता है। प्लूरा जो है लंग्स, वहाँ पे कंजेस्टेड मिलेगी, इन्फ्लेम्ड मिल सकता है लंग्स में, कंजेशन मिल सकता है, एडीमा मिल सकता है। हार्ट में चैम्बर जो है फुल ऑफ ब्लड रह सकते हैं, ठीक है। चेरी रेड कलर का होगा ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा, ब्लड कैसा हो जाएगा, चेरी रेड कलर का हो जाएगा। स्टमक और इंटेस्टीन में क्या होगा, इन्फ्लेमेशन और अल्सरेशन देखने को मिलता है, जिनको कहेंगे कर्लिंग अल्सर इन सीवियरली बर्न। बहुत ज़्यादा अगर बर्न हुआ है तो वहाँ पे कर्लिंग अल्सर देखने को मिलते हैं। अब हमें कैसा पता लगेगा कि जो विक्टिम है उसको जलाने से पहले के निशान है बर्न के, या उसको मारने के बाद जलाया गया है। तो बेसिकली लाइन ऑफ रेडनेस क्या होगी, एंटीमॉर्टम मतलब क्या है कि बिफोर डेथ उसने खुद ने कहीं यहाँ पे डेथ से पहले जो निशान है, बिफोर आफ्टर डेथ क्या जाता है, पोस्टमार्टम के बाद। पोस्टमार्टम बर्न मतलब क्या है, डेथ आफ्टर डेथ, निशान किसी ने वहाँ पे बनाया कि डेथ के बाद, केस मान लो किसी तरह दिखाना चाहे कि वहाँ पे जल के मरा है, तो इस तरह से इन्वॉल्व किया जाता है। तो लाइन ऑफ रेडनेस क्या होगा, एंटीमॉर्टम में बर्न में प्रेजेंट होती है, यहाँ पे एब्सेंट होगी। वेसिकल में देखोगे यहाँ पे वेसिकल प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एल्ब्यूमिन रिच यहाँ पे क्या होगा, कंटेन एयर होगी, फ्लूइड प्रेजेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में यहाँ पे एल्ब्यूमिन मिलेगा। इन्फ्लेमेशन वगैरह देखोगे यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी अलॉन्ग विद पस, यहाँ एब्सेंट रहेगी। जो सूट है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, सूट का मतलब होता है जैसा जल जाता है ना अंदर से, मान लो ये कोई चीज़ है तो उसके अंदर काला काला एरिया जमा हो जाएगा, कालस जमा हो जाती है, स्याही जमा हो जाती है ना जलने के बाद, तो इस तरह का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे एब्सेंट रहेगा, ठीक है। बेस ऑफ वेसिकल जो है रेड होगा और इन्फ्लेम्ड होगा। जो वेसिकल बना है उसका बेस यहाँ पे डल ड्राई रहेगा, हार्ड रहेगा और येलो रहेगा, क्योंकि उसको जलाने के मरने के बाद जलाया गया, ठीक है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे एब्सेंट रहेगा। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मतलब कार्बन जो है जब तुम जला रहे हो तो हीमोग्लोबिन के साथ मिलेगी, और क्या बना है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब उसकी डेथ हो चुकी है, हीमोग्लोबिन इतना ज़्यादा एक्टिव ही नहीं है, ठीक है, आरबीसी इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो वहाँ पे इस तरह से एब्सेंट मिलेगा। एंजाइमेटिक रिएक्शन इंक्रीज रहेंगी, यहाँ पे इस तरह से एंजाइमेटिक रिएक्शन इंक्रीज देखने को नहीं मिलेंगी। हीलिंग अगर देखते हो वहाँ पे ग्रैनुलेशन फॉर्मेशन होगा ओल्ड केस में, यहाँ पे ग्रैनुलेशन फॉर्मेशन हुआ ही नहीं, हीलिंग हुई नहीं है। मरने के बाद निशान बनाए तो क्या हील होगा वहाँ पे, तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। तो इसमें आप देखो जहाँ तक मैंने तुम्हें पढ़ाया है क्या याद करना है इंजरी में, पहला तो याद कर लेना एंटीमोर्टम पोस्टमार्टम याद कर लेना,
ठीक है। रूल ऑफ 9 याद कर लेना, बाकी क्या याद कर लेना, ये सब चीज़ें छोड़ सकते हो। बर्न्स, टाइप ऑफ बर्न नहीं पूछता है कभी भी। इसके बाद तुम्हें याद करना है हीट इंजरी में याद कर लेना हीट क्रैम्प्स वगैरह क्या होता है। अगर थर्मल इंजरी जो तुम्हारी हाइपोथर्मिया है, थर्मल इंजरी में हाइपोथर्मिया में तुम्हें याद कर लेना है ट्रेंच फूड्स वगैरह। तो जितने तुम्हें यहाँ पे नोट्स दिए हैं, बुक में बहुत ज़्यादा वास्ट है, लेकिन जितने ज़्यादा तुम्हें यहाँ पे नोट्स दिए हैं, जितना भी कुछ यहाँ पे बताया गया है, वो मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है। अब लास्ट टॉपिक हमारा बचता है डाउरी डेथ। डाउरी डेथ बेसिकली क्या होता है, आप सभी को पता होगा डाउरी का मतलब क्या होता है, दहेज की वजह से डेथ है ना। तो दहेज की वजह से डाउरी डेथ रेफर्स टू द डेथ ऑफ अ मैरिड वुमन। मैरिड वुमन की डेथ होना किसी वजह से, या तो बर्न या किसी इंजरी वजह की वजह से, और अदर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस, जिसमें क्या होगा, शादी के 7 साल के अंदर अंदर अगर वहाँ पे जो लेडी है, जो वुमन है, मैरिड वुमन है, उसको अगर बर्न मिल रहा है, उसकी बॉडी पे इंजरी मिल रही है, जहाँ पे किसी भी सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में उसकी डेथ हो रही है, तो समझो केस किसका है, डाउरी का है, ऑफ मैरिज, where it is shown that she was subjected to cruelty और harassment by her husband और उसके relatives जो हैं उसके कनेक्ट में, विद एनी डिमांड ऑफ डाउरी, मतलब दहेज की डिमांड पे कहीं ना कहीं की गई। अब इसको बेसिकली ये तो हम लिखेंगे नहीं, डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या रहेगी हमारी, हम डेफिनेशन हमें ये वाली लिखनी है जो मैंने यहाँ पे ब्लू इसमें येलो कलर में तुम्हें दिया हुआ है। तो अंडर सेक्शन 2 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बना था 1916 में, 61 में, उसका सेक्शन टी सेकंड क्या कहता है कि डाउरी का मतलब क्या होता है कि ऐसा means any property or valuable security given by either party or any other person to the marriage। किसी भी पार्टी, मतलब क्या होना, सेक्शन 2 क्या बताता है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 का कहता है कि किसी भी तरीके का वैल्यूएबल सिक्योरिटी या प्रॉपर्टी देना किसको, किसी भी पार्टी को, किसमें, मैरिज में, या पर्सन को, वो कहलाता है हमारा डाउरी कहलाता है। ठीक है। अब इसकी वजह से जो डेथ हो रही है, जहाँ पे क्या मिल रहा है, बर्न्स मिल रहे हैं, इंजरी मिल रही है, तो वो किस में आएगा, हमारा डाउरी डेथ में आएगा। तो डाउरी डेथ में बेसिकली हमें कुछ आईपीसी याद करनी है, जो इंपॉर्टेंट आईपीसी है वो मैंने यहाँ पे दी हुई है, उन्हीं को आपको याद करना है। जैसे सबसे पहली आईपीसी है सेक्शन 304 बी। तो सेक्शन 304 बी क्या कहता है, अगर किसी वुमेन की डेथ हो रही है बर्न की वजह से और बॉडी पे इंजरी है किस वजह से, या एबनॉर्मल सब्सटेंसेस में, विद इन 7 ईयर ऑफ मैरिज, तो वहाँ पे क्या रूल रहेगा, क्या पनिशमेंट रहेगा। तो वहाँ पे पनिशमेंट बताया है कि कम से कम 7 साल की सज़ा हो सकती है, और उस सज़ा को एक्सटेंड किया जा सकता है लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में, मतलब लाइफ टाइम उसको वहाँ पे आजीवन कारावास यहाँ पे देखने को मिल सकती है। सेक्शन 304 भी कहता है। 306 क्या कहता है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की, अगर वहाँ पे क्रुएलिटी कर हो मिलता है और जिस वजह से क्या हुआ है, वुमेन ने सुसाइड किया, मतलब उसको सुसाइड करने पर मजबूर किया गया है, तो सेक्शन 306 क्या कहता है कि उसको, जिसने भी, मतलब जो कन्विक्ट है, वो क्या, उसको क्या मिलेगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है, या मतलब मिनिमम कितना, 10 साल की सज़ा और प्लस फाइन उसको देना होगा। मतलब क्या है कि उन लोगों ने क्या किया, उसको मजबूर किया है लेडी को वहाँ पे सुसाइड करने की वजह से, इतनी ज़्यादा क्रुएलिटी उसके साथ की है, तो वो होगा सेक्शन 306 डील करेगा। सेक्शन 498 ए क्या करता है, अगर वहाँ पे हस्बैंड और रिलेटिव इन्वॉल्व हैं क्रुएलिटी में, तो वहाँ पे क्या पनिशमेंट रहेगा, तो पनिशमेंट रहेगा 3 साल तक की सज़ा और साथ में यहाँ पे फाइन रहेगा। अब देखो, इंडियन एविडेंस एक्ट मैंने पहले पढ़ाया हुआ है आपको, चैप्टर नंबर 15 में, अगर वीडियो नहीं देखे तो वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इंडियन एविडेंस एक्ट जो है उसका सेक्शन 113 बी, आईपीसी नहीं है ये, इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन अलग है। ठीक है। ये सेक्शन 113 बी क्या कहता है कि अगर वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट है, अगर कोर्ट को ऐसा फील होता है कि जो वुमेन है उसको हैरेस किया गया है, वहाँ पे डाउरी का मिलता है या केस वगैरह उसको लगता है कोर्ट को, तो कोर्ट को फौरन से फौरन क्या करना चाहिए, उसको डायरी डेथ एज्यूम करना चाहिए, और जो कन्विक्ट है उससे प्रूफ मांगना चाहिए। मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है कि जब कोई किसी पे इल्ज़ाम लगाता है, तो मान लो किसी ने रेप किया, रेप नहीं किया, उसके ऊपर क्या है, वो कहता है कि मैंने रेप नहीं किया, तो उसके ऊपर क्या है, बर्डन ऑफ प्रूफ है कि उसको प्रूफ करना है कि उसने रेप नहीं किया। तो इसी तरह अगर मतलब गवर्नमेंट जो कोर्ट है उसको लगता है कि डाउरी का केस है, तो वो कहेगी, लेकिन सामने वाला मना करे, तो उसको क्या करना है, कोर्ट को उसको डाउरी डेथ ही कंज्यूम करना, एज्यूम करना है, ले, और बर्डन ऑफ प्रूफ डाल देना है सामने वाले के ऊपर जो कन्विक्ट है। तो वंस इट शोन दैट द वुमन वाज हैरेस्ड, तो अगर वहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि वुमन को हैरेस किया गया डाउरी के सून बिफोर हर डेथ, डेथ से पहले, तो कोर्ट को क्या करना है, कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट द डेथ वाज अ डाउरी डेथ। तो कोर्ट को क्या मानना है कि वो डेथ कैसी थी, डाउरी डेथ थी, और उसको प्लेस कर देना है बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द एक्यूज, दूसरे के ऊपर, जिसको जो कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैंने नहीं किया, तो अब उसको प्रूफ करना है, उसी को कहा जाता है बर्डन ऑफ प्रूफ कहा जाता है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मेडिको लीगल एग्जामिनेशन में सबसे पहले क्या करते हैं हम, सीन को इन्वेस्टिगेट करना है, प्रिलिमिनरी इसको इंक्वायरीज करनी है, मतलब सीन को इन्वेस्टिगेट वगैरह किया,
जो भी आसपास से उनकी इंक्वायरी की कि केस एक्चुअल में है भी नहीं या नहीं, ठीक है। ऑटोप्सी में अगर बेसिकली एक्सटर्नल एग्जामिनेशन क्या करते हैं, उस ऑटोप्सी में कहीं पे बर्न्स तो नहीं है, कहीं पे इंजरी तो नहीं है, लाइगेचर वगैरह के मार्क तो नहीं है, वो सब चीज़ें देखते हैं। इंटरनल एग्जामिनेशन क्या करते हैं कि स्टमक में कंटेंट क्या है, कभी वहाँ पे पॉइजन वगैरह दे दिया गया तो वो सब चीज़ें चेक करते हैं। विजरल इंजरी मतलब कहीं पे इतना ज़्यादा मारा गया, उसको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया कि विजरा जो है वो डैमेज हो चुके हैं। तो ये सब चीज़ें हम क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं इसमें, पोस्टमार्टम में। तो ये हमारा यहाँ पे लास्ट टॉपिक था डाउरी डेथ, जो हमारा पूरा चैप्टर हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया है, सॉरी चैप्टर नंबर 21, जिसमें हमने लास्ट पढ़ा डाउरी डेथ। आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।